पीडीएफ ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, शी ऑलरेडी हैज 2 टेस्ट टुडे। फ्रेंड, अब आप तो ऑलरेडी सब वर्ड को देखिए। ऑलरेडी का मतलब क्या है बताइए? पहले ही। तो ऑलरेडी हमें ये मजबूर कर रहा है कि ये एक्शन जो है हो चुका है। ऑलरेडी हमें मजबूर कर रहा है कि ये एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस इसका हो चुका है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए। तो इसलिए यहां पर अब क्या करेंगे इसको, शी, अब देखो ये कैसे बनेगा, शी हैज क्या है, ऑलरेडी, क्या होगा, हैड। ये हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बीच में ऑलरेडी आ गया, जैसे नॉट की पोजीशन, ऑलवेज की पोजीशन, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले। तो शी हैज ऑलरेडी हैड। तो यहां हैड एक होता है, आई हैव अ कार, कार मेरे पास है। लेकिन अगर टेस्ट को हैव कर रहा है, इसका मतलब वो टेस्ट दे चुका है। लेकिन आप जानते हैं कि इंग्लिश में टेस्ट देने के लिए या एग्जाम देने के लिए क्या यूज करेंगे, टेक। तो या तो शी हैज ऑलरेडी हैड टेकन, क्या है, टेकन, आगे क्या है, 2 टेस्ट टुडे। आज वो पहले ही 2 टेस्ट दे चुका है, तो सेंस आ रहा है देने का, लेकिन यूज क्या आ रहा है, टेकन। तो टेकन मैं क्यों लगाऊं, मैं हैड भी लगा सकता हूं। शी हैज ऑलरेडी हैड 2 टेस्ट टुडे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ये ओनली ऑन टीबी, इसका मतलब कि टीबी के अलावा और किसी दूसरे जगह नहीं। ओनली एक रिस्ट्रिक्टिव एडवर्ब है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि टीबी के अलावा कुछ और बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए इस रिस्ट्रिक्टिव के कारण ये नेगेटिव एडवर्ब की तरह ट्रीट होता है। और ये पहले आ गया ओनली ऑन टीबी, तो ये नेगेटिव एडवर्ब की पोजीशन है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है ऑन टीबी, लेकिन इसको भी पहले लाया तो भी इन्वर्जन का केस बन रहा है। लेकिन ओनली आकर यहां नेगेटिविटी फैला रहा है, और ये किसके लिए है, ड्राइव के लिए, वर्ब के लिए। जब वर्ब के लिए ये आ रहा है और ये नेगेटिव एडवर्ब शुरू में क्यों आ रहा है, एम्फेसाइज होने के लिए, एम्फेसिस। इसका मतलब है सिर्फ टीबी पर ही। ये जो ही आता है इंग्लिश में, वो इन्वर्जन का इफेक्ट जब यहां आता है तो एम्फेसाइज करते हैं। तो हिंदी में उसको तो, ही या भी से फील करते हैं, फील कराने के लिए, मीनिंग नहीं है, फीलिंग है। तो कह रहा है सिर्फ टीबी पर ही, क्या कह रहा है, पीपल ड्राइव लाइक, ऐसे लोग ड्राइव कहां करते हैं, सिर्फ टीबी पर या सिर्फ टीबी पर ही। ये जो एम्फेसिस डालना, एम्फेसाइज करना है, वहां उसके लिए ये इन्वर्जन करा रहा है नेगेटिव एडवर्ब को शुरू में लाकर। अब जब इसका इन्वर्जन होगा तो दरअसल ये एडवर्ब की जो इसकी वर्ब कौन है, ड्राइव है, और ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की यूज करेगी। तो यहां पर क्या होगा, डू या डज, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डज नहीं, क्या आएगा, डू। तो अब इन्वर्जन का मतलब होता है क्रम को उल्टा करो। मतलब हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद आते हैं, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो ओनली ऑन टीबी तो ये सही है। अब इसमें इस पार्ट में जो है ये जो वर्ब है अपनी हेल्पिंग वर्ब को यहां पर भेजेगी। क्यों भेजेगी, अब यहां पर जब ये हो जाएगा, डू पीपल ड्राइव लाइक दिस। अब ये डू हेल्पिंग वर्ब इतनी दूर क्यों आ जाती है, इसलिए आती है फ्रेंड्स कि ये जो एडवर्ब है, ये कहीं लोग इसको गलती से एडवर्ब ऑफ सेंटेंस ना समझ लें। ये एडवर्ब ओनली ऑन टीबी किसको डिफाइन कर रहा है, ड्राइव को, और ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो वर्ब से ये इतना दूर आ गया, तो जो इसको लिसनर है या रीडर है, वो इस वर्ब को, इस एडवर्ब को वर्ब से रिलेट नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए ये वर्ब अपने रिप्रेजेंटेटिव हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से भी पहले यूज कर लिया, वो ये दिखाने के लिए कि इस एडवर्ब का रिलेशन किससे है, वर्ब से है भाई। तो इन्वर्जन हो गया। माइक दीजिए, इनको माइक दे दीजिए। फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, इनको माइक दिया जा रहा है। माइक
ओनली ऑन टीवी अगर एंड में आता तो भी हम Yes. इसको अब अगर ये इसकी पोजीशन को एम्फेसाइज नहीं करनी है, इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले जाओ। ये प्लेस है, ऑन टीवी एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है? बाद में होती है। तो पीपल ड्राइव लाइक दिस वेयर। अब ये सेंटेंस स्टूडेंट जी देखिए, पीपल ड्राइव लाइक दिस, लोग, पीपल ड्राइव लाइक दिस, लोग इस तरह से ड्राइव करते हैं। कहाँ? ओनली ऑन टीवी। तो सेंटेंस का ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है फ्रेंड। लोग ड्राइव करते हैं, लोग ड्राइव करते हैं कैसे? लाइक दिस। तो लाइक दिस ड्राइव की विशेषता बता रहा है, मैनर। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। वर्ब के पास जाकर पूछो कैसे ड्राइव करते हैं? ऐसे, लाइक दिस। और कहाँ? वेयर। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि और कहीं नहीं, सिर्फ टीवी पर, ओनली ऑन टीवी। अब यहां इन्वर्जन नहीं हो रहा है क्योंकि एडवर्ब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वर्ब के बाद चला गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अभी भी ऐसे बोलेंगे टीवी पर ही, अब थोड़ी बोलेंगे ही। नहीं, यहां पर अब एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है ऐसे ड्राइव तो लोग टीवी पे करते हैं भाई, ऐसी ड्राइव तो लोग टीवी के करते हैं भाई। और जब इधर ला दोगे, अरे भाई नहीं 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 भाई, राजू भाई जरा हीरो कम बनो, ऐसी ड्राइव तो लोग टीवी पर ही करते हैं भाई। अब तो क्लियर है? यही सब सीखना है भाइयों। लैंग्वेज को फील करो, मजा आ जाएगा। और ऐसे ही रटते रहोगे, रूल कोई फर्क नहीं पड़ना है। नेक्स्ट है अनलाइक। ये लाइक प्रेपोजिशन है और अनलाइक भी इसी का अपोजिट भाई है। ये भी प्रेपोजिशन है। लाइक माने के जैसा और अनलाइक माने के जैसा नहीं। नॉट का सेंस आ गया, नॉट लाइक। ये वर्ब वाला नहीं है। अब ये देखो, ये दैट लगा रहा है। आप सभी जानते हैं जहां जहां तक आवाज जा रही है, प्रेपोजिशन को क्या चाहिए? आप बोलोगे ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कौन आ सकता है? नाउन। प्रोनाउन भी नाउन ही की तरह होते हैं, नाउन प्रोनाउन सब। अगर वर्ब रखना हो तो जिरेंड बनाकर। लेकिन यहां पर समझिए भाइयों, ये दैट प्रोनाउन है। दैट क्या है? प्रोनाउन है, किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन प्रोनाउन तब यूज करते हैं जब पहले उसका नाउन आ चुका हो और उस नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए प्रोनाउन आता है। तो अभी तो पहले नाउन की तो बात करो, तब प्रोनाउन लगाओ। इसलिए दैट यहां पर बैठ नहीं रहा है। अब देखो, डिसिमिलर। अब अनलाइक के जगह क्या लगा दिया? डिसिमिलर। लेकिन डिसिमिलर क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और टू इसका क्या हो गया? प्रेपोजिशन। तो डिसिमिलर टू द कॉलोनीज ऑफ पोर्टुगल, फ्रांस एंड जर्मनी, दोज ऑफ इंग्लैंड। अब देखो भाइयों बहनों, आप यहां पर रेड पार्ट तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लैक पार्ट है उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो दोज दिया है, ये दोज किसके लिए दिया है भाइयों बहनों? ये दोज किसके लिए है बताइए तो? कॉलोनीज। किसके लिए है? कॉलोनीज के लिए। यही तो है ना, कॉलोनीज के लिए। तो ये जो कॉलोनीज है, ये नाउन है और इस नाउन को रिप्रेजेंट करना है। तो नाउन को रिप्रेजेंट, यहां तो ये नाउन दिया है फर्स्ट में, तो मैं ये कह रहा हूं कि अनलाइक प्रेपोजिशन है और द कॉलोनीज इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर मेरे को दैट ऑफ की जरूरत नहीं है। तो अनलाइक द कॉलोनीज ऑफ पोर्टुगल, फ्रांस एंड जर्मनी। जर्मनी, कॉलोनी का मतलब ये रहने वाली कॉलोनी नहीं, कॉलोनी का मतलब रूल, शासन। दूसरे देशों में ये लोग अपने शासन करते थे तो उनकी क्या थी? कॉलोनी। इंडिया, इंग्लैंड की क्या थी? कॉलोनी। उसी तरह ये यूरोप वालों ने जब साइंस डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, वेपनरी डेवलप हो गई, तो ये लोगों ने हमारे जैसे गरीब देशों पर, लेकिन जहां रिसोर्सेस काफी थे नेचुरल, उन पर अटैक करके अपना उन्होंने रूल अपना इस्टेब्लिश कर लिया, एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया। वो क्या थे? कॉलोनी। वो कंट्री क्या कहलाते थे? कॉलोनीज। तो कॉलोनीज का मतलब कंट्रीज है यहां। तो दोज ऑफ इंग्लैंड आर स्टिल
तो कहने का मतलब है कि ये अनलाइक को ऑब्जेक्ट मिल गया कॉलोनीज, इसलिए दैट ऑफ गलत है। अब यहां पर डिसिमिलर टू तो ठीक है, लेकिन ये टू जो है क्या है, प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट कॉलोनीज दे रहा है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर जो है ये सेंटेंस जरा पढ़कर देखिए कि इस सेंटेंस का जो मेन जो सब्जेक्ट क्या है। मेन सब्जेक्ट है ये, इसकी वर्ब क्या है, आर, और यहां पर सब्जेक्ट क्या है, दोज ऑफ इंग्लैंड आर स्टिल अफेक्टेड बाय द फार्मर। फार्मर ये किसान वाला नहीं है, पहले पहले का, अर्लियर, इसका अर्थ क्या है, अर्लियर। इंपीरियल, एम्पायर का एडजेक्टिव क्या है, इंपीरियल, मतलब जो साम्राज्यवादी, एम्पायर माने साम्राज्य, उसका एडजेक्टिव क्या बन गया, इंपीरियल, साम्राज्यवादी। पावर माने शक्ति। इन मॉडर्न डेज, आधुनिक दिनों में जो साम्राज्यवादी जो सत्ता है, शक्ति है पहले की, उसके द्वारा अभी भी प्रभावित होती हैं कौन, कॉलोनीज। किसकी कॉलोनीज, इंग्लैंड की कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब हमारे जैसे देश अभी भी प्रभावित होती हैं। तो इस सेंटेंस का जो मदर वर्ब है आर प्लस अफेक्टेड, और आर अफेक्टेड प्रभावित कौन होती हैं, कॉलोनीज। ये दोज प्रोनाउन है और कॉलोनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसका कंट्रास्ट बताना है कि इंग्लैंड की कॉलोनी तो प्रभावित होती हैं, लेकिन पोर्टुगल, जर्मनी और फ्रांस की कॉलोनी प्रभावित नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो कंट्रास्ट है, अनलाइक आएगा, और यहां पर अनलाइक का ऑब्जेक्ट जो है पहले कॉलोनीज आएगा, और इसी कॉलोनीज को यहां पर दोज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसलिए यहां पर दैट ऑफ गलत है। अब डिसिमिलर एडजेक्टिव है, जबकि हमें एडवर्ब फ्रेज चाहिए। एडवर्ब फ्रेज का मतलब ये है कि अफेक्टेड हैं, अफेक्टेड हैं, तो ये कौन अफेक्टेड नहीं है, ये लोग अफेक्टेड नहीं है, तो हमें कंट्रास्ट बनाना है। तो एक लड़का कह रहा है कि यहां पर अगर मैं सिमिलर के लगा डिसिमिलरली नहीं होता है, सिमिलरली ही होता है, इसलिए अगर मैं ये लगाता हूं तो ये एडजेक्टिव बनाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो यहां पर मैं जो है, तो अनलाइक दोज ऑफ भी गलत, अनलाइक प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन ने इसको क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट, तो इसलिए अनलाइक द कॉलोनी सही है। कौन, यस यू कैन से, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं सेंटेंस, वह सेंटेंस जो है ये पहले वाले पार्ट को क्या करेगा, कंट्रास्ट करेगा। तो पूरे सेंटेंस का एक कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड तैयार कर रहा है। तो क्या होता है कि दरअसल ये किसको कर रहा है, अफेक्टेड को ही कह रहा है, अफेक्टेड की विशेषता बता रहा है। लेकिन एक लड़का ये कह रहा है कि हम ये कहें कि ये पूरे सेंटेंस के लिए ही एक बैकग्राउंड बना रहा है कि ये तो अफेक्ट होते हैं, लेकिन ये अफेक्ट नहीं होते हैं। तो सेंटर में तो अफेक्ट को ही ये प्रभावित, अफेक्ट को ही क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि ये पूरे सेंटेंस को अगर कंट्रास्ट बनाए, तो बिल्कुल वो गलत नहीं है, वो भी क्या है, सही है। अमेरिकाज न्यूक्लियर आर्सेनल, आर्सेनल जानते हो, शास्त्रागार, हैज एक्सपेंडेड, विस्तृत हुआ है, बड़ा है, बट चाइनाज एंड पाकिस्तान टू। अब देखो यहां पर एंड ऑल्सो चाइनाज एंड पाकिस्तान, बट सो हैव चाइनाज एंड पाकिस्तान, बट सो डिड चाइना। भाइयों ये जो है ऐसा कंट्रास्ट है, सिमिलर स्टेटमेंट को रिपीट जब करते हैं उसको एम्फेसाइज करना। जरा मैं एक सेंटेंस बताना चाह रहा हूं। राम, जैसे मैं बोल रहा हूं, राम हैज पास्ड, राम हैज पास, राम तो पास हो गया। अब ये सिमिलर सेंटेंस मैं एक बोल रहा हूं, सो हैज सोन, इसका मतलब क्या है, सोन भी, इसका मतलब है सोन भी पास हो
गया है। स्टूडेंट भाइयों ध्यान दीजिए, ये सो यहां एडवर्ब है भाइयों बहनों, सो क्या है? एडवर्ब है। और हैज सोहन, यहां पर मैं बताना ये चाहता हूं भाइयों बहनों कि ये सेंटेंस दरअसल ये था, सोहन हैज, सोहन हैज पास्ट। सभी भाई बहन जरा देख लें, सोहन हैज पास्ट टू, टू जो है सिमिलर स्टेटमेंट को एम्फेसाइज कर रहा है यहां कि राम पास हो गया तो कह रहा है सोहन भी पास हो गया। ये एकदम सही है। इसी को और ज्यादा एम्फेसाइज अगर करना है तो टू को हटाकर क्या लगाते हैं? सो, और सो को सेंटेंस के शुरू में लाते हैं। सो एक नेगेटिव एडवर्ब नहीं है, लेकिन सो का नेचर ऐसा है कि ये भी एम्फेसिस के लिए आया है तो इन्वर्जन करवाएगा, जिससे कि सेंटेंस पे क्या है? एम्फेसिस आए। तो इसका अर्थ है सो हैज सोहन, सोहन ने भी वैसा ही किया है। इसका अर्थ है सोहन ने भी वैसा ही किया है। तो अब वर्ब को रिपीट नहीं करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आकर इन्वर्जन कर देती है, सो हैज सोहन। स्टूडेंट भाइयों जरा ये देखिए, अगर ये पास्ट सिंपल आता स्टूडेंट भाइयों, अब पास्ट सिंपल आ गया, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो अब क्या हो जाएगा? सो डिड सोहन, पास्ट सिंपल। अब ऐसे आ जाएगा विल, विल पास अगर लगा दिया स्टूडेंट भाइयों, तो विल पास का अब इन्वर्जन कराएं, राम तो पास हो जाएगा, कह रहा है सोहन भी हो जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा? सो विल सोहन। तो जैसा टेंस हो वैसा ही यहां रखना है, और सो से क्या हो जाता है? इन्वर्जन हो जाता है। लेकिन टी डबल ओ, टू से इन्वर्जन नहीं होता है। अब यहां पर ही इज बिजी, ही इज बिजी, वो तो बिजी है, तो कह रहा तो क्या हुआ? मैं भी बिजी हूं यार, मैं भी बिजी हूं, तो चलो बनाओ आई एम बिजी टू। ये टू क्या है? एम्फेसाइज कर रहा है किसको? सिमिलर कमेंट को, सिमिलर सेंटेंस को, सिमिलर कमेंट को, मैं भी बिजी हूं। अब इसको और ज्यादा पावरफुल बनाना है तो क्या आ जाएगा? सो एम आई। यहां की हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब है, तो ही का प्रेजेंट इज होता है, और आई के लिए ये इज क्या बन जाता है? एम हो जाता है। तो आई एम बिजी टू बोलो या सो एम आई, दोनों सही है। ये 4 स्टार और ये 2 स्टार। एक स्टूडेंट ये कह रहा है ये स्टार क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 2-2 सेंटेंस, 3-3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, उनमें से जो ऑप्शन आपको ज्यादा क्या लगे, एप्रोप्रिएट लगे सिचुएशन में, उसको ज्यादा स्टार वैल्यू दिया जाता है। कॉमन एरर नहीं है, दोनों सही हैं, लेकिन यहां ये एम्फेसिस करवा रहा है क्योंकि इन्वर्जन हुआ है, ये ज्यादा पावरफुल है। तो अब देखो यहां पर हैज एक्सपेंडेड है, तो अब यहां एंड ऑल्सो चाइना एंड पाकिस्तान, तो यहां तो कुछ टेंस वगैरह दिया नहीं है क्योंकि एंड जो है ये दिया है। बट सो हैव चाइनाज एंड पाकिस्तान, और बट सो डिड, डिड गलत इसलिए है कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आएगा। अब एक ही बचा, सो हैव चाइनाज एंड पाकिस्तान। ये चाइनाज पजेसिव डिटर्मिनर है, इसके आगे जो नाउन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल। लेकिन ये न्यूक्लियर आर्सेनल जब पहले आ चुका है तो दूसरे स्टेटमेंट जिसको एम्फेसाइज करते हैं उसमें रिपीट नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको हटा लिया है। दैट आप भी आ सकता है, लेकिन ये वाला ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे ये एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि अमेरिकाज दे रहा है, तो जब अपोस्ट्रॉफी एस का पोजीशन लग रहा है तो नेचुरल सी बात है कि यहां भी अपोस्ट्रॉफी एस वाला ही ज्यादा अच्छा रहेगा। जब ऑफ का पोजीशन यूज करते तो आप पूछ सकते थे कि ऑफ यहां भी लगाओ, क्योंकि जब अपोस्ट्रॉफी एस का पोजीशन है तो सिमिलरिटी ज्यादा सही रहेगी आप, इसलिए ऑफ वाला डिजिटल भाइयों। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि यहां पर ऑफ लगाओ, मतलब सो हैव दैट ऑफ क्या है? दैट ऑफ क्या है? चाइना
एंड पाकिस्तान। ये ध्यान रखना सभी भाइयों, ये ऑफ पजेसिव प्रेपोजिशन है। इसके बाद प्रॉपर नाउन आ रही है। ये प्रॉपर नाउन यहाँ अपोस्ट्रोफी एस अगर सेंस वाइज देखो तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑफ तो पोजीशन का सेंस दे ही रहा है, फिर अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत क्या है। तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑफ जो पजेसिव ऑफ होती है ऑब्जेक्ट के रूप में पजेसिव फॉर्म में ही स्वीकार करती है। किसको? अपने ऑब्जेक्ट को। ये ध्यान रखना। क्या है कि बट लगा दिया ये दिखाने के लिए, थोड़ा सा कंट्रास्ट लाने के लिए, लेकिन अगर आया है तो गलत नहीं है। These strings are termed grammatical because they conform to the rules of the grammar। भाई बहनों, यहां पर conform क्या लेता है? to लेता है, और abide क्या लेता है? by लेता है, और follow transitive verb कोई preposition नहीं लेगा, और obey भी क्या है? transitive verb कोई preposition नहीं लेगा। इसलिए conform के साथ क्या लगेगा? to। conform to इसका मतलब है comply with, पालन करना। We should conform to और सोशल क्या है? और सोशल एथिक्स। एथिक्स का मतलब है सामाजिक नैतिकता के नियम, और कंफॉर्म टू का मतलब पालन करना। जो सोशल एथिक्स हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। तो कंफॉर्म टू आ रहा है। मैं ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यहां पर आप एडहेयर टू भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? एडहेयर टू। और यहां पर एक स्टूडेंट को यह बताना चाह रहा हूं, कंप्लाई विथ। और अगर ओबे लगाओगे तो गलत नहीं है, लेकिन ये रखना ध्यान कि ओबे क्या है? ट्रांजिटिव। और आप फॉलो लगाओगे तो फॉलो भी क्या है? ट्रांजिटिव। तो अब यहां पर सभी लग रहे हैं, बस फर्क ये है कि ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे बढ़ा जाए। द यूज ऑफ द लोन सिस्टम मल्टीपल बेनिफिट्स। अब देखो भाइयों, ऑन आ रहा है, ऑन। जरा मैं इसको बताना चाह रहा हूं, सभी ध्यान से देखें। दिस चेयर, दिस चेयर, दिस चेयर। अब नॉर्मल मीनिंग लिख रहा हूं, गिफ्ट्स देती है, कंफर्ट आराम, टू मी। ये देखो भाइयों, ये गिव एक ऐसा वर्ब है कि ये डबल ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे दिस चेयर, दिस चेयर गिव्स मी कंफर्ट। अब ये बताना चाह रहा हूं कि ये चेयर गिव्स whom, ये whom है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और what कंफर्ट, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। भाइयों, एक्शन पहले चल करके यहां पर आया, ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन ये एक्शन दरअसल किसके लिए था? कंफर्ट के लिए। वास्तविक एक्शन किस पे होगा? कंफर्ट पे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। ये ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर हो रहा है, पहले इनडायरेक्ट पे आया तो इनडायरेक्ट ने फिर इसको कहां भेज दिया? डायरेक्ट पे। अब इस पोजीशन को चेंज करिए, स्वैप द पोजीशन ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट्स प्लीज।
swap the position of these two objects. This chair gives comfort to me. अब देखिए भाई बहनों, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास में आ गया. इस ऑब्जेक्ट को कौन ऑब्जर्व, देखिए ध्यान से कि मैंने बताया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट और थिंग में क्या फर्क बताया था मैंने एक दिन. ऑब्जेक्ट और थिंग में क्या डिफरेंस बताया था. लो, कोई माइंड नहीं काम कर रहा है. यहां पर इसका मतलब है ऑब्जर्व प्लस थिंग. वो थिंग जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई ऑब्जर्व करता है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट हो जाती है. तो अगर ऑब्जेक्ट बोल रहे हो तो समझ लेना कि कोई ना कोई उसको ऑब्जर्व करना चाहिए. इस सेंटेंस में उसको ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने वाला, इस कंफर्ट को ऑब्जर्व करने वाला कौन है, गिव है. और इस सेंटेंस में देखो भाइयों बहनों, इस सेंटेंस में जो मी और कंफर्ट है, दोनों को गिव ने ऑब्जर्व किया, मतलब सपोर्ट किया. पहले इनडायरेक्ट को ऑब्जर्व किया और फिर इसको किया. लेकिन यहां पर जब पोजीशन चेंज हो गई भाइयों, तो यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो ये एक्शन यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा और अब ये इसी पर एक्शन कर देगा. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूर चला गया, अब इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है. तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, प्रीपोजिशन. ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को दो ही चीजें ऑब्जर्व करेंगी, सपोर्ट करेंगी, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा प्रीपोजिशन. अब ये जो टू लगाया मैंने, इस लड़के को ये बताना चाह रहा हूं कि टू क्या करता है, किसी चीज को किसी प्लेस या पर्सन के पास पहुंचाता है, कैरी करता है. टू क्या करता है, किसी चीज को कैरी करता है, कैरी अवे, किसी दूरी स्थान पे पहुंचाएगा. तो ये जो चेयर है, जो कंफर्ट दे रही है, उस कंफर्ट को कैरी कर रहा है किसके पास, मी के पास. कौन, टू. लेकिन अब यहीं पे मैं फ्रेंड्स कॉन्फर लगा रहा हूं. कॉन्फर यूज कर रहा हूं. दिस चेयर कॉन्फर्स कंफर्ट. अब क्या लगा रहा हूं, ऑन मी. ये एक जो चीज है, हालांकि कॉन्फर वर्ड थोड़ा सा यहां बहुत ही ज्यादा मतलब ग्रामेटिकली सही है, लेकिन कॉन्फर वहां होता है जहां पर किसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है अचीवमेंट को. जैसे द गवर्नमेंट कॉन्फर्ड, क्या है, कॉन्फर्ड भारत रत्न ऑन सचिन तेंदुलकर. वहां पे थोड़ा अच्छा लगता. द गवर्नमेंट कॉन्फर्ड भारत रत्न अब देखो ऑन सचिन. अब यहां पर ऑन आ रहा है, इस कॉन्फर के कारण ऑन आ रहा है. यहां पर ऑन क्यों आता है, ऑन इसलिए आता है, भरतपुर जी आइए, यहां आइए, जल्दी आइए, कॉन्फर लाइए और वो लाइए, मोबाइल अपना लेकर आइए, मोबाइल लेकर आइए, जल्दी अपना मोबाइल लेकर आइए. तो अब देखो, सरकार, गवर्नमेंट एक हायर इंस्टीट्यूशन है और अपने सिटीजन के ऊपर वह कोई सम्मान की बारिश कर रही है. तो इसलिए कॉन्फर जो वर्ड है आगे क्या ले रहा है, ऑन ले रहा है. गिव जो करता है, गिव अगर आएगा तो टू आएगा. गिव क्या करता है कि उसको पहुंचाता है और कॉन्फर उसके ऊपर सम्मान की बरसात करवाता है, बारिश करवाता है भाइयों. इसीलिए कॉन्फर क्या लेता है, ऑन लेता है. तो जब मैं इनको, ये मिस्टर भरतपुर हैं और इनका निकनेम है, अब मैं इनको कॉन्फर करूंगा, इतनी तो मेरी क्षमता नहीं है मैं कॉन्फर करूं, लेकिन अब एक्टिंग में कॉन्फर कर रहा हूं,
तो इनके ऊपर नवाजा गया, ये सम्मान इनके ऊपर नवाजा गया, इसलिए ऑन प्रिफर हो रहा है। बेस्टो, बेस्टो भी क्या लेता है? ऑन, और फॉर्मल में अपॉन। ऑन और अपॉन में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मल में अपॉन और नॉर्मल में ऑन। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये ऑन हो रहा है, सम्मान की बारिश कर रहा है ऑन। फीलिंग समझिए कि ऑन क्यों आया, क्योंकि सम्मान ऐसे लेगा और उनके ऊपर ऐसे शॉल उड़ाएगा तो उनके ऊपर ही उड़ाएगा, उनके ऊपर कुछ लगाएगा ऐसे यहाँ मेडल वगैरह तो वो भी उनके ऊपर ही जाएगा, इसलिए ऑन आए। और गिव जानते हो क्या करता है? गिव सिर्फ जो है कहता है इसको दे दो उसको, गिव पहुंचाता है, और ऑन उसके ऊपर उसकी बारिश हो रही है, सम्मान उसके ऊपर। ऊपर कोई बड़ा आदमी, राष्ट्रपति बड़ा है, राष्ट्रपति बड़ा है और सिटीजन छोटा है, तो बड़े से छोटे के ऊपर जब आएगा तो क्या होगा? ऑन या अपॉन होगा। आप समझते नहीं हो, क्योंकि एक जैसे मान लो एक वर्ड है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड का मतलब आज जहां जहां तक आवाज जा रही है पूरी सभा से, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां तक सुन रहे हैं, और हिंदुस्तान के बाहर भी कहीं भी सुन रहे होंगे, तो अंडरस्टैंड का मतलब समझना क्यों होता है। अंडर माने नीचे, स्टैंड माने खड़ा होना, तो ये अंडरस्टैंड का मतलब तो नीचे खड़ा होना है। इसमें नॉलेज कहीं दिया है क्या? कहीं लर्निंग का सेंस दिया है क्या? ये क्यों होता है? मिस्टर भरतपुर फिर आइए, जल्दी आइए। अब देखिए, ये ज्ञान जब प्राप्त होता है तो ज्ञान देने वाला उसको जब देगा ज्ञान, तो पाने वाला नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? नीचे ही से तो ज्ञान प्राप्त होगा, नीचे तो रहेगा। उसका पद साइकोलॉजिकली वो अपने को क्या फील कर रहा है? नीचे। तो इसलिए जब ज्ञान इनको दिया जाएगा तो ये अंडर रहेंगे मेरे। हाँ हाँ हाँ, एक्टिंग हो गई। तो ये अंडर है और मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं, तो इसीलिए ये अंडर स्टैंड। हालांकि ये बैठ गए, लेकिन मैं खड़ा हूं और ये बैठ जाएंगे तो मेरा सम्मान असम्मान हो जाएगा। तो ये भी खड़े, मैं भी खड़े हैं, तो यहां पर मेरे नीचे हैं ये अंडरस्टैंड। तो इसीलिए अंडरस्टैंड का मतलब समझना, मतलब ज्ञान प्राप्त करना। तो रिसीव कर रहा है ये, तो ज्ञान को रिसीव करेगा तो वो अंडरस्टैंड ही करेगा। तो फीलिंग करो लैंग्वेज को। कॉन्फर प्रेसिडेंट कर रहा है किसी आम आदमी के ऊपर, वो सम्मान ऊपर से नीचे आ रहा है, इसीलिए कॉन्फर क्या लेता है? ऑन या अपॉन। बेस्टो, बेस्टो गॉड, गॉड गॉड हैज bestowed a good physique, a good physique। अब देखो, on you, on you, upon you। अब ये लड़का देखो, on या upon कुछ भी लगाओ, भगवान ने, ऊपर वाले ने, ऊपर वाला ऊपर है, तो ऊपर वाले ने तुमको अच्छी शरीर बख्शी है, तो ऊपर से नीचे आएगा तभी तो प्राप्त होगा। यही कारण है कि बेस्टो भी क्या ले रहा है? ऑन या अपॉन ले रहा है। कॉन्फर भी क्या ले रहा है? ये कारण समझ में आ गया। तो लैंग्वेज में हर चीज का कारण है भाइयों बहनों, साइंस है ये। एंडोर्स, एंडोर्स का तो मतलब देना थोड़े नहीं, हो तो परमिशन देना होता है। एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब क्या होता है? अप्रूव। एंडोर्स का मतलब क्या है? अप्रूव है। अच्छा हाँ, अब एंडो देखो, बेस्टो तो अपॉन करवा दिया, और एंडो क्या होता है? विद होता है। लेकिन उसका मतलब एंडो में क्या होता है? देखो, ही इसको पैसे में ज्यादातर यूज करते हैं। ही इज एंडोड, ये कहीं ऊपर वाला नहीं दे रहा है, उसको मिल रहा है, ऊपर वाला नहीं दे रहा है। एंडो हमेशा किसके लिए होता है? नेचर, गॉड आपको एंडो कर रहा है। कॉन्फर भी कौन कर रहा है? हायर अथॉरिटी कर रही है। लेकिन ये एंडो है, बेस्टो, बेस्टो पर बात कर रहा था, बेस्टो। लेकिन एंडो क्या है? एंडो एक बराबरी का सेंस है यहां पर।
इसलिए क्या लेता है, विद लेता है। कॉन्फर आता है ना, वीसी वाइस चांसलर, ही कॉन्फर्स दिस डिग्री ऑन यू। देखो, बेस्टो ज्यादातर नेचुरल चीजों के लिए लेना चाहिए, लेकिन इंटरचेंज कर सकते हो, किंग, गॉड, नेचर, कोई भी दे सकता है। अच्छा, हाँ फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट का ये कहना है कि अगर इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले ला दो, गॉड अब यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ला दो, तो अब ऑन नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि यू जो पाएगा उसके लिए ऑन आएगा, फिर ऑन की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है फिर प्रीपोजिशन की। हाँ, एंडो हो गया, ग्रांट हो गया, अकॉर्ड। अब देखो, ग्रांट का मतलब भी देना होता है, लेकिन इस स्टूडेंट को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रांट क्या देते हैं, परमिशन। देखो, ग्रांट ट्रांजिटिव वर्ब है, व्हाट, लोन, ऑफिशियल परमिशन, तो लोन या परमिशन देना क्या होता है, ग्रांट। और अकॉर्ड, अकॉर्ड भी है ना। अब अकॉर्ड, अंपायर ने आपके 2 अंक दे दिए, 2 पॉइंट्स दे दिए, तो क्या होता है, पॉइंट्स, या कोई प्रोग्राम वगैरह, कोई मैच वगैरह, कंटेस्ट चला, अकॉर्ड देना। अकॉर्ड हम ये भी देते हैं, एक अकॉर्ड का मतलब कि ही वॉज अकॉर्डेड द इंटरनेशनल पीस अवार्ड, मिस्टर मोदी हैज बीन अवार्डेड, कोई पीस अवार्ड मिला है ना उनको, तो सियोल पीस अवार्ड, तो वहां पे अकॉर्ड माने देना, ऑफिशियली दे रहे हैं, यहां देने का सेंस है। अब तो अकॉर्ड माने देना। तो अब एक लड़का कह रहा है कि अकॉर्ड के साथ ऑन नहीं लगता है, क्या आता है, क्या आता है, अकॉर्डेड ऑफ, ये गिव का सेंस है, ये क्या सेंस है, गिव का, तो ये गिव की तरह बिहेव करेगा, ऑन नहीं लेगा, ऑफ नहीं लेगा, टू लेगा। सेल्फ, जरा मैं इस पैसेज को समझाना चाहता हूं आज पहले। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, समझो भाइयों, खुद की इच्छा से सीखना, खुद के निर्देशों से सीखना, मतलब कोई और नहीं सिखा रहा है, खुद सीखना। इन इट्स ब्रॉडेस्ट क्या है, मीनिंग, इसकी ब्रॉडेस्ट मीनिंग में डिस्क्राइब करता है क्या, एक प्रोसेस को, इन विच, जिसमें इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव माने पहल करना, खुद इनिशिएट करते हैं अपने पढ़ाई को, तो इनिशिएटिव माने पहल, टेक इनिशिएटिव, वो खुद पहल करता है, विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, वो पहल तो खुद करेगा, उसमें दूसरा उसकी मदद कर सकता है, लेकिन डायरेक्टेड तो वो सेल्फ है, आप मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन सीखने का पहल वो मेरी खुद की है। इन इट्स ब्रॉडेस्ट, इन डायग्नोजिंग, डायग्नोज माने फाइंड आउट, पता लगाना, डायग्नोजिंग देयर लर्निंग नीड्स, नीड का पता लगाएगा। डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या होता है, डायग्नोज किया जाता है, रोग का पता लगाना, फाइंड आउट, आइडेंटिफाई, डायग्नोज का मतलब है पहचान करना, आइडेंटिफाई, डायग्नोज, डायग्नोज क्या होगा भाइयों बताएं, आइडेंटिफाई, पहचान करना। भाइयों ये देखो, एक लड़का कह रहा है डायग्नोज का मतलब एग्जामिन नहीं हो सकता है क्या, दोनों अगर आ गया क्लोज टेस्ट में, द डॉक्टर, देखो द डॉक्टर
डायग्नोज्ड हिज क्या है, इलनेस। सभी भाई बहन ध्यान दें। अब एक है एग्जामिन हिज इलनेस। भाई बहनों ध्यान देना, अगर इस इलनेस के जगह, समझो, अगर इस इलनेस की जगह पेशेंट होता तो पेशेंट को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे या डायग्नोज करेंगे? क्या करेंगे? एग्जामिन। जांच पेशेंट की होती है। अब यहां पर इलनेस आ गया, हिज इलनेस। तो भाइयों समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इलनेस की जांच नहीं होती है, रोग की जांच होती है या रोगी की जांच होती है। रोगी की बॉडी को एग्जामिन करते हैं और रोग की पहचान करते हैं। रोग की पहचान करते हैं, तो बीमारी को पहचानते हैं और बॉडी को एग्जामिन करते हैं। इसलिए इलनेस को एग्जामिन करेंगे या डायग्नोज करेंगे, और उसके बॉडी को एग्जामिन या पेशेंट को एग्जामिन। क्लियर है क्या? तो एग्जामिन माने जांच है। अब देखो फर्क क्या है, डायग्नोज में और एग्जामिन में क्या फर्क है? तो डायग्नोज इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं कि ये जो वर्ड है इनको मैथमेटिकली मत लो, केमिस्ट्री वाइज लो, केमिकली लो। दो वर्ड अपने सेंस मिलाकर एक नया सेंस नहीं बना सकते हैं क्या? तो उसी तरह डायग्नोज का मतलब है एग्जामिन करके क्या करना, आइडेंटिफाई। इस तरह सीखोगे भाइयों बहनों, दो सेंस एक नया सेंस बन गया। एग्जामिन किया और फिर रोग को आइडेंटिफाई करना भी क्या है, डायग्नोज है भाइयों बहनों। डायग्नोज इज इक्वल टू एग्जामिन प्लस आइडेंटिफाई। इस तरह अगर आप पढ़ोगे, क्लोज टेस्ट हर चीज सही होने लगेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग गोल्स। अब देखो, डायग्नोज में पता करेगा, आइडेंटिफाई करेगा मेरी जरूरत क्या है, और फिर फॉर्मूला होता है। यहां फॉर्मुलेशन का मतलब प्रिपरेशन है। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, प्रिपरेशन है, कि कैसे वो करेगा उसकी तैयारी। फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग गोल्स। आपको कल बताया था, एम, टारगेट और गोल का डिफरेंस बताया था ना? नहीं बताया था? इस बैच में नहीं बताया था? बता दूंगा मैं। यहां पर लर्निंग गोल्स अभी बताऊं या रहने दूं? एम, टारगेट, गोल का डिफरेंस। वैसे इसके बारे में मैं लाऊंगा वो क्या, देखो, इस भाई को एम, टारगेट और गोल, इन तीनों का डिफरेंस जानना है। तीनों को ये समझो लक्ष्य बोलते हैं। तीनों को क्या बोलते हैं? लक्ष्य। पहले ये समझो तीनों सेम है, पहले तीनों को एक मानिए, मान लिए क्या, तीनों एक है। लेकिन ऑप्शन में अगर आ गया तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नहीं? आओ देखते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट याद करो महाभारत का। स्वयंवर चल रहा है और यहां पर ये मछली चल रही है और ये उसकी क्या है, फिश की आई है। और यहां पे अर्जुन है, अर्जुन भाई लड़ाका, ये अपनी एरो यहां पर ले रहा है। अब ये इसका, ये जो क्या है इसका निशाना, ये निशाना इसका क्या है, एम है, एम है। और जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, पॉइंट ऑफ एक्शन, जो पॉइंट ऑफ एक्शन है ये क्या है, टारगेट है। अब सोचो, यहां पे एरो को, फिश के आई को एरो ने स्ट्राइक कर दिया, हिट कर दिया। इससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो कौन होगी, द्रौपदी। द्रौपदी इसकी क्या है, गोल है। अब ये गोल क्या है, रिजल्ट है। ये गोल क्या है यहां पर, एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट। अब एक भाई को एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। ये बैंक पीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, जो भी है आपका गोल है, जो भी एग्जाम है, आरएस, पीसीएस, आईएएस, जो भी है। अब ये आप स्टूडेंट हो
आपका एसएससी सीजल क्या है, निशाना है। तो निशाना यहां पर एरो वाला तो है नहीं, गन वाला तो है नहीं, ये मेरा क्या है, इंटेंशन है, ये मेरी क्या है, डिजायर है। तो ये जो एम है यहां पर, ये एम मेरे इंटेंशन और डिजायर वाले, डिजायर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो एसएससी सीजल को क्रैक करना है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन है। तो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में एसएससी सीजल मेरा क्या है, टारगेट है। और इमेजिन करो कि आपने इसको क्रैक कर दिया, तो क्रैक करने से जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो, अरे रिजल्ट ये भी है लेकिन एंड रिजल्ट जो मिलेगा वो आपकी गोल होगी। और आपकी गोल क्या है, इनकम टैक्स क्या है, इंस्पेक्टर, ये आपकी गोल है भाइयों बहनों। तो बताओ क्या बताया, आपकी इंटेंशन और डिजायर, लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी इंटेंशन और डिजायर आपका क्या है, एम है। जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो आपका क्या है, टारगेट है। और जो एंड रिजल्ट है, बालाकोट, चलिए बालाकोट में ये हमारी एयरफोर्स जा रही है। अब वो जो उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट क्या है, एयरफोर्स का टारगेट क्या थी, वो बिल्डिंग थी। टारगेट क्या थी, बिल्डिंग थी। टारगेट क्या थी, बिल्डिंग। पॉइंट ऑफ एक्शन क्या था, बिल्डिंग। और यहां से वो चले तो उनका एम क्या था, उनका एम क्या था, इसको हिट करना। एम लेकर चले थे, डिजायर, इंटेंशन, और इसको हिट करना क्या है, टारगेट। और गोल क्या है, आतंकवादियों का खात्मा, गोल है भाइयों बहन। तो एयरफोर्स से बोला गया कितने मारे, तो उसने कहा हमारा काम टारगेट को हिट करना था, काउंट करना नहीं था। अर्थात हमें टारगेट देकर भेजा गया था, गोल का पता लगाना सरकार का काम है भाइयों बहनों। ऐसे हर वर्ड को आप कर सकते हो, हर वर्ड को क्लिनिकल, ये जो क्या, ये जो सर्जिकल एनालिसिस है, हर वर्ड की कर सकते हो। इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए संडे को 10 बजे एक्स्ट्रा क्लास है, हर संडे जिसको आना है आ सकता है। सर्जिकल एनालिसिस है, यू कैन हैव इट। हर वर्ड, आई चैलेंज, मुझे कोई वर्ड दो, वो संडे को देखना, क्योंकि आज तो टाइम लग जाएगा, मेरा इसी में बहुत लग गया टाइम। संडे को मैं ऐसे ही वर्ड की सर्जिकल एनालिसिस करूंगा, मतलब सर्जरी करूंगा, उसकी एनालिसिस करूंगा कि स्टूडेंट जो ना तो किताब में मिले, न नेट पे मिले, न यूट्यूब पे मिले, न किसी पे मिले, वो आई कैन अश्योर अ चैलेंज। जहां जहां तक आवाज जा रही है पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में, चाहे डोनाल्ड ट्रंप को आवाज सुनाई दे रही है, या मिस्टर मोदी को सुनाई दे रही है, या ओबामा जी को सुनाई दे रही है, या नरक में गए हुए ओसामा को सुनाई दे रही है, ये वर्ड कोई भी वर्ड हो, ये रिसर्च के बाद, ये कोई कट पेस्ट वाला मामला नहीं है। कोई भी वर्ड ले आओ, कोई भी दुनिया का वर्ड ले आओ, उतने ही क्लिनिकली उसको एनालाइज कर सकते हो जैसे कोई साइंस हो। ये भी एक साइंस है, इस साइंस पे काम नहीं हुआ है, लेकिन ये मेरे ही हाथ लिखा था करने के लिए, इशारा समझ गए। तो ये काम जो है 10 संडे को 10 बजे आना है, और मैं करूँगा, क्योंकि ये जो है ढेर सारे वर्ड्स आपको खुद ही याद हो जाएगा, और आप खुद ही पागल हो गए ये कैसे हो रहा है। हर वर्ड के भीतर ये इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि हर वर्ड में ईश्वर की भावना होती है, हर वर्ड का अपना एक वजूद है, उसका कारण उसके पीछे है। उस कारण का पता लगाओगे तो मेडिटेशन से, ध्यान से, कंसंट्रेशन से होता है, वो कोई किताब पढ़ने से नहीं हो सकता है, वो अनुभव से आता है। इसलिए इसका फायदा मैंने हर संडे को सोचा है कि 2-3 घंटे क्लास लेके ऐसे इनको जब तक एग्जाम नहीं होगा करेंगे, क्योंकि 12 क्वेश्चन आ रहा है प्री में। यही आज थोड़ा मैं यही सब बातें बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन रह जाएगा तो घबराना नहीं। 12-13 क्वेश्चन आएंगे, और देखो प्री में ये जो पूरा ये सब मेहनत हो रही है मेंस के अनुसार, तो काफ़ी इसका फायदा दिखेगा। लेकिन प्री में अगर ये 12-13 क्वेश्चन नहीं होंगे
स्पेलिंग एरर दो नहीं होगी, रूट वर्ड बताऊंगा, स्पेलिंग पता चलने लगेगी, उसकी मीनिंग और उसका कीवर्ड से उसका सेंस पता करने लगेंगे। तो मेरा टारगेट है कि 50% जो 12 क्वेश्चन है वो कैसे समझ में आए लड़के। मैं 1 सवा घंटे पढ़ाता हूँ तो इसमें जो है पूरा कवर करता हूँ, मेंस के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन प्री में अगर हमने फोकस वर्ड्स पे ज़्यादा मैं करता हूँ, क्योंकि अगर वर्ड पे ज़्यादा फोकस करूँगा तभी 12 क्वेश्चन सही होगा। इसलिए अगर आप प्री को क्वालिफाई करना चाहते हो तो वोकेबलरी पे पूरा ताकत झोंक दो, बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी। कुछ कितना वो पढ़ोगे, कुछ ग्रामर तो गलत, क्योंकि वहाँ पे एरर ऑफ जजमेंट होना ही होना है। कितना वो पढ़ लो, एरर ऑफ जजमेंट होगा ही होगा। तो पागल नहीं बनना है, हमें प्रोपोर्शनेट प्रिपरेशन करना है कि यहाँ पर वेटेज जब इसको ज़्यादा दे रहे हैं तो उस पर फोकस करो, लेकिन उसके चक्कर में अगर कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर को लूज किया तो फिर गड़बड़ हो सकता है कि नया वो टेस्ट लेने वाला है, हो सकता है प्रोपोर्शन चेंज कर दे, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए हर चीज़ को लेकर चलो। वोकेबलरी अगर मैं ज़्यादा कर लेता हूं तो मेंस में भी काम आ जाएगी, उसमें दिक्कत क्या है। तो सर्जिकल एनालिसिस ऑफ वोकेब 10 बजे आना है। चलो, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। पहले तो देखो नीड को क्या कर रहा है, डायग्नोज कर रहा है, और रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। क्यों? रिसोर्सेज क्या है, संसाधन है। बुक्स चाहिए, क्या क्या लाइब्रेरी चाहिए, क्या चाहिए, वो रिसोर्सेज हैं। उनको आइडेंटिफाई कर रहा है कि मेरे पास क्या क्या संसाधन हैं, हो सकते हैं। और यहां डायग्नोज जो नीड होती है उसमें बारीकी से नीड को पहले पता करना पड़ेगा, मेरे को जरूरत क्या है लर्निंग की। तो उसमें देखो डायग्नोज वर्ड यूज किया है बहुत इंटेलिजेंटली, क्योंकि नीड में हमें बहुत ज्यादा क्या करना है, बारीकी से समझना है कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, इसलिए डायग्नोज कर रहा है। चूजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। अब देखो स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति है। स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति। तो प्लानिंग भी तो स्ट्रेटजी ही होती है। प्लान और स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है? प्लान और स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है? अपने अपोनेंट को किसी वार में, कंपटीशन में और गेम में, वार, कंपटीशन और किसमें, गेम। वार, कंपटीशन, गेम, पॉलिटिक्स, इलेक्शन। कंपटीशन में मैंने सारा मार्केट कंपटीशन, हर चीज। तो जो प्लान किसी कंपटीशन को जीतने, किसी वार को जीतने, किसी इलेक्शन को जीतने के लिए जो प्लान बनाते हो, हमारी क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है भाई बहनों। तो ये प्लान प्लस क्या हो, विन। तो प्लान प्लस विन इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेटजी। ये मैथमेटिकली देख रहे हो या केमिस्ट्री वाइज? ये मत सोचना स्ट्रेटजी में तो जीतना, ये मत सोचना कि ये मैथमेटिक्स में इसमें विन आ गया, ऐसा नहीं है। ये विन याद ये दिला रहा है कि किसी कंपटीशन में, मार्केट में, युद्ध में, खेल में जीतने के लिए जो प्लान बनेगी वो क्या होगी, स्ट्रेटजी। इसमें जीतने की मीनिंग नहीं है, जीतने की फीलिंग है। जीतने की मीनिंग है या फीलिंग है, ये ध्यान रखना, मैथमेटिकली मत लेना इसको। 10 अच्छा आउटकम, रिजल्ट, परिणाम। 10 इस प्रकार, इट इज इंपॉर्टेंट टू अटेन न्यू नॉलेज इजिली एंड स्किलफुली फॉर द क्या है, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज हर लाइफ। रेस्ट का मतलब है रिमेनिंग पार्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, रिमेनिंग पार्ट। उसके जीवन के जो शेष भाग है उसमें भी वो नॉलेज प्राप्त। व्हाट इज द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जरूरत क्या है? वन रीजन इज दैट, बी के बाद दैट क्लॉज नाउन बता रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है कि देयर इज कन्विंसिंग, कन्विंस करने वाला एविडेंस दैट की पीपल who take the initiative in learning learn more things and learn better than people waiting to be taught। पैसिव है ये। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस पर एक्शन होगा, पीपल पे। तो पढ़ाया जाने के लिए
जो इंतजार करते हैं कोई आए और मेरे को पढ़ाए, उनके कंपैरिजन में जो सेल्फ डायरेक्टर खुद के डायरेक्शन से, खुद के प्लानिंग से, खुद के स्ट्रेटजी से, खुद के सोच से जो पढ़ते हैं वो ज्यादा सीखते हैं उनके कंपैरिजन में जो कि इंतजार करते हैं कि मेरे को कोई पढ़ाए। बार बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि स्टूडेंट देखो, टीचर और बाबा दोनों एक होते हैं। बोलो कैसे? बाबा उतना ही ज्ञान देता है कि भक्त बेवकूफ बना रहे, टीचर उतना ही ज्ञान देता है जिसको उसको आता है। तो इसका मतलब यह है कि टीचर जो ज्ञान वही देता है जितना उसको आता है, और उससे ज्यादा ज्ञान इसलिए नहीं देता है कि फिर ज्ञानी हो जाएगा तो मेरे लिए परेशान हो जाएगा। टीचर इतना ज्ञान नहीं देता कि स्टूडेंट उसको परेशान करने लगे। लेकिन ये टीचर की बात ये है कि रियल ड्यूटी ये है कि इस डिक्शनरी में देखा करो, जो टीचर 30 मार्क कहां बनते हैं यहां खड़े होकर, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, वो सब डिक्शनरी में दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। इतने दिन पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट पता हो चुका है। अब उस कॉन्सेप्ट का यूज आप डिक्शनरी में देख सकते हो, बेस्टो के साथ ऑन लग रहा, अप ऑन लग रहा, कॉन्फर टू लग रहा। और टीचर क्या करता है, उसको रोचक और इंटरेस्टिंग बनाता है और कॉन्सेप्ट बताता है। कॉन्सेप्ट बताने का काम कर चुका हूं, अब उसको, ये वोकेबलरी वाली है, ये तो रिसर्च है मेरी, इसको आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन मेरा ये रहेगा कि आप भी कल को वैसा ही करो। मेरा हर स्टूडेंट डिक्शनरी देखने लगता है, क्यों? खुद उसको माइंड में दे दिया है कि डिक्शनरी देखो और देखो कि गलत पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा डिक्शनरी में, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल नया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कॉन्स्टेंट होता है। अगर मैं सारा बताने लगूं तो कम से कम 8-10 साल पढ़ाना पड़ेगा, तब पूरा होगा। तब तक आपकी उम्र जानते ही हो, बच्चे इतने हो जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल बातों को ध्यान में रखकर टीचर क्या करता है कि उन चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करता है, वैसे एग्जाम्पल ज्यादा देता है जो एग्जाम में या तो आ चुके हैं या आ सकते हैं। लेकिन आप वहीं तक लिमिट नहीं रखो, क्योंकि क्वेश्चन देने वाला ये नहीं है कि जो आया है वही देगा, नया भी दे सकता है। इसलिए माइंड को खोलो, डिक्शनरी में डूबो और उसमें यूजेस देखो। कॉन्सेप्ट मेरा है और यूज आपका है, धीरे धीरे आप देखोगे कि सही हो जाओगे। इसलिए खुद के पैरों पे अगर खड़े हो गए, खुद का कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा भाई कि जब बाइक खुद चलाओगे। ऐसा है कि देख, ऐसे बैठ के एक्सीलरेटर ऐसे दबाना, ऐसे क्लच दबाए, धीरे धीरे छोड़ना, ठीक है? पहले 1 नंबर में ले जाके फिर क्लच दबा के फिर दूसरी लाना, दूसरी वाली ऊपर से होगी कि नीचे से होगी यार? अरे यार अलग अलग बाइक में अलग अलग होता है यार, देख लेना। अब लेके बाइक गया, चल ऐसे छोड़ा, जैसे ही छोड़ा बंद हो गया, क्योंकि एक्सीलरेटर जल्दी से छोड़ दिया बेचारा। उसके बाद अरे और ये तो नहीं हो, पहले तो किक ही से उठ जा रहा है, किक मारना सीखा एक्सीलरेटर और लेकर गया पहली दूसरी के चक्कर में धुम, अरे यार लग गई। अब वो बाइक बताने से नहीं सीखता है, जब वो चलाता है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट टीचर का काम सिर्फ बता दिया, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, क्लच, एक्सेलरेटर, ब्रेक, 6-7 होते हैं नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। जहां पर वहां पे क्लच 1, ब्रेक 2, एक्सेलरेटर 3 और गियर कितनी होती हैं? 7, और हैंडल है 8वां। 8 इंग्लिश में भी 8 ही होते हैं नाउन एडजेक्टिव वर्ब, उसमें से एक इंटरजेक्शन और उनको तो हटा ही दो, कंजंक्शन प्रीपोजिशन छोटी है, मेन नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब है। उसी तरह बाइक चलाना और इंग्लिश में दोनों में फ्लुएंसी चाहिए, फ्लो चाहिए। दोनों में डर लगता है गिरने का, दोनों में शुरू में गिरता है आदमी। लेकिन इस लड़के से बोलो कि शुरू में गिरने का मतलब ये नहीं है कि तुम गिरते ही रहोगे जिंदगी भर। आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने बाइक और साइकिल चलाया गिरा नहीं हो, और हमेशा कोई भी नहीं गिरता है, 1-2 बार गिरने के बाद फिर चलाने लगता है। यही हाल है भाइयों। इसलिए इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट्स। आइए, हो गया थोड़ा सा। इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन, कहां गया? द सेकेंड रीजन इज दैट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोर इन ट्यून विथ इसको याद करना चाहिए। मैं आज पैसेज पे इसलिए फोकस करा रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट इनमें से भी सीखें। इन ट्यून विथ एक फ्रेज है, इन ट्यून विथ फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है कि इज मोर इन ट्यून विथ, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडवर्ब है।
in tune with our natural processes of psychological development. An essential माने necessary, आवश्यक. Aspect का मतलब क्या होता है? पहलू. Aspect of maturing, परिपक्व बनना, is developing the ability. अब देखो is developing ये continuous नहीं है, इसका मतलब डेवलप कर रहा नहीं है, इसका मतलब विकासशील भी नहीं है. ये व्हाट का जवाब दे रहा है, ये जिरेंड है, ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि इसेंशियल मेच्योर होने की आवश्यक पहलू क्या है. क्या है? डेवलपिंग द एबिलिटी, एबिलिटी को डेवलप करना जिरेंड है, नाना नहीं. टू टेक लेने के लिए, इंफिनिटिव ऑफ पर्पज, क्या लेने के लिए? इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बढ़ती हुई, ये एडजेक्टिव है. टू टेक लेने के लिए क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी. कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी? बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेक इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ, हमारी अपनी जिंदगी की. क्या बनने के लिए? टू बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ डायरेक्टेड. सेल्फ डायरेक्टेड एडजेक्टिव है, सेल्फ डायरेक्टर बनना है. अब इंक्रीजिंगली इस एडजेक्टिव का क्या है? एडवर्ब. मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डायरेक्ट, खुद सीखो. द थर्ड रीजन इज दैट मेनी ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स इन एजुकेशन, पुट माने रखते हैं, अ हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं किसके ऊपर? ऑन द लर्नर्स, लर्नर्स के ऊपर. टू टेक अ गुड डील ऑफ इनिशिएटिव. टेक का ऑब्जेक्ट कौन है? इनिशिएटिव. कितनी इनिशिएटिव? अ गुड डील ऑफ. ये क्या है? डिटर्मिनर है, फ्रेज है, मात्रा बता रहा है इनिशिएटिव की. ये फ्रेज है, मात्रा बता रहा है इनिशिएटिव. इन देयर ओन लर्निंग, खुद के लर्निंग में. टू मीट द चैलेंजेज, इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए. देखो, पर्सन से मीट करोगे तो मिलना, और चैलेंजेस से मीट करोगे तो उनको अचीव. ये अचीव है, अचीव है. इन टूडेज इंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोर इसेंशियल. आज के इंस्ट्रक्टिव, हर कोई इंस्ट्रक्शन देता है, उसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या है? बहुत जरूरी है. हाँ, अब एक बात और बताना चाहता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट टाइप का पैसेज होता है. आज मैं पैसेज पे इसलिए फोकस कर रहा हूं, मैं दूसरे क्वेश्चन को आज हो सकता है सेक्रीफाइस करूं, क्योंकि पैसेज लड़का इग्नोर हो जाता, लास्ट में आता ना तो इग्नोर हो जाता था. इसलिए मैंने हर पार्ट को एक ना एक दिन हाईलाइट करने का सोचा है. जैसे कल मैंने वॉकेब को हाईलाइट किया, आज पैसेज को हाईलाइट कर दिया है. तो ये मैं सोचना आज तो अधूरा ही रह गया, नहीं रह गया, क्योंकि आज हमने ये अब बताने जा रहा हूं पैसेज कैसे सॉल्व करना है. पैसेज अगर मैं ही पढ़ूं तो भूल जाऊंगा कि ऊपर क्या पढ़ा, और जब प्रेशर में तो और भी ज्यादा प्रेशर होता. क्या है कि पैसेज को एक बार जो है, एक बार क्वेश्चन देख लिया जाता है. क्वेश्चन पढ़ने से इस पैसेज की थीम का तो गैस हो जाता है, थीम का गैस हो जाता है. उन क्वेश्चन को एक सरसरी निगाह से पढ़ने जाऊंगा और फिर उसके बाद फिर पैसेज पढ़ूंगा. अब पैसेज जब पढ़ूंगा तो मेरे को बीच बीच में याद आता रहे, यार ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन. एक बार पैसेज के क्या देख लें? क्वेश्चन देख लें जल्दी से, फिर पैसेज पढ़िए. कभी कभी ये भी होगा कि उसके बाद भी एक दो क्वेश्चन, देखो एसएससी के ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं पैसेज में. हर 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट दिया होता है. उसमें वोकेबलरी का केस होता है कि जो वर्ड होगा उसकी सिनोनिम वर्ड से क्वेश्चन बनाएगा. एग्जैक्ट वर्ड जो पैसेज का है उसको पूछने के लिए सिनोनिम वर्ड का यूज करेगा. अब जब सिनोनिम का यूज करेगा तो हमारी वोकेबलरी रिच होनी चाहिए. तो वोकेबलरी का पार्ट वहां भी है भाइयों बहनों. हालांकि ये भी देखा है आपने कि पैसेज के जो वर्ड्स होते हैं वो जनरल यूजेज के वर्ड्स हैं, इतने ज्यादा टफ नहीं होते. यही हाल क्लोज टेस्ट में, क्लोज टेस्ट के वर्ड देखा होगा ज्यादा टफ नहीं होते. लेकिन जैसे अभी बताया, एम, टारगेट, इंटेंशन, अरे एम, टारगेट और गोल, उसी तरह लक, फॉर्चून,
ये मैं वीडियो डालूंगा इस पे, सोच रहा हूं वीडियो डाल दूं एक लाख, लेकिन आपको ललचाने के लिए दे रहा हूं, बस बताऊंगा नहीं। लक, फॉर्चून, फेट, डेस्टिनी। अब हम हिंदी मीडियम से जो लड़के पढ़े हैं सबको तो भाग्य ही बोलते हैं, किस्मत ही बोलते हैं, लेकिन ये आएंगे कि नहीं, क्लोज टेस्ट में आ सकते हैं कि नहीं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकते हैं कि नहीं, आ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि आपको सर्जिकल एनालिसिस मैं 3, 2, 2, 2.5 घंटे हर संडे को लूंगा।